It's 2014 on Facebook Talks Live, here on NDTV. I'm Madhu Trehan from News Laundry. Also live now is the Facebook election tracker, from where you can get political trends on Facebook. In this multi-platform show, we will get candidates to engage with citizens of India in person and online. We have questions that you have posted on Facebook. We will have questions from this live audience here and from me. We were supposed to start this series yesterday with the BJP's Prime Ministerial candidate, Chief Minister Narendra Modi, but he cancelled. वादे टूट जाते हैं, लेकिन कोशिशें कामयाब हो जाती हैं। मोदी जी, फिर आने की ज़रा सी कोशिश करना। So today we start the series with ex-Chief Minister of Delhi, Arvind Kejriwal. This is not a debate. It is not an interrogation. This is a town hall meeting to understand the positions these politicians take that will affect our lives. Arvind Kejriwal will go down in history for turning politics on its head. Starting off with dharnas and anshans, he catapulted to becoming Chief Minister for 49 days. Now the Aam Aadmi Party is gearing towards fighting the Lok Sabha elections. I'm sure all of you have great questions, and Arvind usually enjoys answering all of them. Please welcome the most underestimated dark horse that won, Arvind Kejriwal. Arvind, thank you. सब लोगों को मेरा नमस्कार। Arvind, आपके पास 3 मिनट हैं। आप, if you can give us your vision for India. उसके पहले मेरा एक क्वेश्चन है। बोलिए। कल मोदी जी को आना था, क्यों नहीं आए वो? ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि अगर किसी पॉलिटिशियन के दिमाग में है कि ये न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन उनके खिलाफ कुछ कहते हैं, उसी ऑर्गेनाइजेशन को के पास आना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए. After all, if you see in Washington, so much is written against American politicians, but they're invited to White House dinners because there's an engagement. And I think we were hoping to break that. You have also spoken against news organizations. You've also spoken against the media. हाँ, पर हम तो जाते हैं जी, हर जगह जाते हैं, जो बुलाता है हम तो जाते हैं. पर आपने भी नहीं बोलेंगे, अगर अच्छी चीज करेंगे अच्छा बोलेंगे, बुरी चीज करेंगे बुरा बोलेंगे, लेकिन आपके पास आएंगे जरूर और जनता के जवाब भी देंगे. मैंने अखबारों में पढ़ा था कुछ कंडीशंस रखी थी मोदी जी ने, वो क्या थी? आप पहले 3 मिनट बोलिए, फिर बताएंगे. अच्छा ठीक है. हम भी टीज कर सकते हैं, आप जो करते हैं. देखिए, मोटे मोटे तौर पे आज देश में एक आम आदमी का जीना मुश्किल हो चुका है. एक आम आदमी, अगर आप कहीं चले जाएं देश के अंदर, सबसे बड़ी समस्या आज भ्रष्टाचार की और महंगाई की है. अपने बच्चे पालने मुश्किल हो गए, घर चलाना मुश्किल हो गया लोगों के लिए. तो भ्रष्टाचार और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है. और अगर हम किसी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त भारत, एक जो हमारा सपना है, अगर उसको हम साकार कर सकें, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी क्रांति आ सकती है देश के अंदर. जब मैं अभी मुख्यमंत्री था, एक छोटी सी चीज़ मैंने 49 दिनों की सरकार में जो समझी, वो ये कि सरकार में पैसे की कमी नहीं है. ये जो कहते हैं ना, फिस्कल डेफिसिट हो गया, रेवेन्यू डेफिसिट हो गया, फलाना डेफिसिट, ढिमका डेफिसिट, ये सब बकवास है. इस देश के अंदर हमारी सरकारों के पास पैसे की कमी नहीं है, पैसा बहुत है. एक ही कमी है, नीयत की कमी है. वो नीयत नहीं है जिन लोगों, जो आज लोग सरकार चला रहे हैं, उनकी नीयत नहीं है. अगर नीयत साफ हो जाए तो पैसे की कमी नहीं है. हमारा 2 चीज़ों के लेके बहुत इम्पॉर्टेंट है सपना, एक शिक्षा और एक स्वास्थ्य. मुझे ये लगता है कि अगर हम अपने देश के, अगर हमारे देश में एक बच्चा गरीब परिवार में पैदा होता है, तो उसका कसूर थोड़ी है कि वो गरीब परिवार में पैदा हो गया. लेकिन अगर गरीब परिवार में पैदा होता है तो फिर वो सरकारी स्कूल में जाता है, और सरकारी स्कूल में शिक्षा के नाम पे कुछ भी नहीं होता है. मुझे लगता है देश के पास पैसा बहुत है. अगर सारा देश ये ठान ले और सरकार ये ठान ले कि हमें चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हम लोगों को अपने बच्चों को ठीक से पढ़ाना है. सारे सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर बढ़िया बनाया जा सकता है अगर हमारी सरकारें ठान ले कि हमें अपने बच्चों को ठीक से पढ़ाना है. मुझे लगता है एक जनरेशन के अंदर हम सारे देश के बच्चों को एक स्तर पे लाके खड़ा कर देंगे, जिसके बाद वो बच्चे जो हैं अपने देश को अमेरिका और इंग्लैंड सबसे आगे ले जाएंगे.
तो एक शिक्षा बहुत ज़रूरी है हमारे हिसाब से, और वो किया जा सकता है। दूसरा है स्वास्थ्य। अगर हमारे देश के लोग हिष्ट पुष्ट हो जाएं, अगर हमारे देश के लोग स्वस्थ हो जाएं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो हैं, अच्छे हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों को भी ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश में गरीबी इतनी ज़्यादा है कि वो पैसे नहीं दे सकते। तो शिक्षा और स्वास्थ्य को अगर हम ठीक कर दें, और अगर हमारे देश के अंदर भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, मुझे लगता है हमारा भारत जो है, वो कहते हैं ना सुपर पावर कहते हैं, पुराने ज़माने में सोने की चिड़िया कहते थे, तो हमारा देश जो है वो दुनिया का सबसे अच्छा देश बन सकता है। We have a Facebook question from Kishore Shinde. Is corruption the only threat India is facing? Why are you focusing not on other issues also? आप बताइए सर, अभी जब हम सरकार में थे हमने तो बहुत सारे काम किए थे। हमने बिजली की भी बात की थी, हमने पानी की भी बात की थी, हमने सिख राइट्स की भी बात की थी, हमने सड़कों की भी बात की थी, हमने इंडस्ट्री की भी बात की थी, हमने ट्रेड की भी बात की थी। लेकिन मोटे मोटे तौर पे भ्रष्टाचार इस देश का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आज सड़कें खराब है क्योंकि भ्रष्टाचार है, आज पानी ठीक से नहीं आता क्योंकि भ्रष्टाचार है, आज बिजली खराब है क्योंकि भ्रष्टाचार है। मैंने जो एक छोटी सी चीज सीखी वो ये, जैसा मैंने बताया कि नीयत खराब थी उन लोगों की जो सरकार चला रहे थे। अगर उन लोगों की नीयत ठीक हो जाए, अगर वो ईमानदारी से काम करने लग जाएं, तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ सकता है। How will you resolve the conflict in policies that encourage investment in growth against those against policies which are for the poor and underprivileged? पर दोनों में कन्फ्लिक्ट है ही नहीं। अब देखिए है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था शादीपुर डिपो में मैंने आपको एसएमएस भेजा था कि वो कठपुतली कॉलोनी को द बुलडोजर्स वर देयर, दे वर गोइंग टू वाइप इट आउट थ्रू आउट द शादीपुर डिपो रेजिडेंस, कठपुतली कॉलोनी वुड बी फिनिश्ड एंड रियल एस्टेट वुड टेक ओवर। सो वो डेवलपमेंट कैसे हो सकता है अगर आप वहाँ के रहने वाले लोगों को उठा के फेंक दें और कहें अब आप जाओ कहीं भी, और अब यहाँ पे हम XYZ कुछ, मतलब मेरे को नाम नहीं लेना चाहिए, आई नो दैट पर्टिकुलर केस, वो जिस बिल्डर को दे रहे हैं वो बिल्डर आया था, कहता है जी बीजेपी वालों को तो सेट कर लिया, कांग्रेस वालों को भी सेट कर लिया, ये आप लोग नहीं मान रहे। ये तो ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट नहीं है जी, नहीं। पर मेरा दोस्त वहाँ था और वो बुलडोजर्स के साथ काफ़ी ड्रामा कर रहा था, उनके सामने लेट किया ये वो, और उसने मुझे कहा कि आप अरविंद केजरीवाल को फ़ोन करिए, बताइए कि ये हो रहा है। और उसने मुझे ये बताया कि 2 नेता आए थे आम आदमी के, वो भाषण देके चले गए। अब ये जो आप पैशन और कमिटमेंट आप लाते हो, हाउ इज इट दैट इट इज नॉट पर्कुलेटेड डाउन टू द रेस्ट ऑफ योर पार्टी वर्कर्स? नहीं, ये गलत बात है। मैं ये क्लियर कर दूं, मैं बहुत छोटा आदमी हूं और मेरे को तो अब तो आप छोटे आदमी नहीं रहे। नहीं, मैं बहुत छोटा आदमी हूं। नहीं, मेरी कोई पावर नहीं है, मैं बहुत छोटा और बहुत मेरी कोई औकात नहीं है। मैं आपको ये बता दूं, जो वॉलंटियर्स हमारे साथ लगे हुए हैं, द फेसलेस पीपल, दैट इज आवर स्ट्रेंथ। अरविंद केजरीवाल को तो शोहरत भी मिल गई, नाम भी मिल गया, लेकिन ऐसे बहुत सारे, अभी ऑडियंस में भी बैठे हुए हैं, ऐसे बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं जिन लोगों को कुछ नहीं मिला जिंदगी में, अपनी नौकरी छोड़ के लगे हुए हैं, अपनी दुकान बंद करके लगे हुए हैं, उनको कुछ नहीं मिला। वो हमारी स्ट्रेंथ है और उनके अंदर जितना जज्बा है, उस जज्बे को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। वो सारे कठपुतली कॉलोनी में मौजूद थे। We have a Facebook question from Satish Dhabade. What are your party's views on the reservation policy, SC/ST, and also about women and minority reservation in education, public and the private sector? देखिए, एक चीज़ हम लोगों को माननी पड़ेगी, हमारे देश के अंदर समाज का एक तबका है जिसको सदियों से छुआछूत का सामना करना पड़ा। नाउ एविडेंस शोज कि उस तबके में जिन जिन लोगों को रिजर्वेशन मिला, उनके परिवार और उनके आसपास के परिवारों को उससे फ़ायदा हुआ। तो रिजर्वेशन तो होना चाहिए हमारे हिसाब से इन लोगों के लिए, लेकिन उसके साथ मैं एक दिन कैलकुलेट कर रहा था, पूरे देश में अगर हम देखें तो 2 लाख के करीब नौकरियां साल में निकलती हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट सारी मिला के, जिसमें रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलता है। इस तबके के लोग लगभग 20 से 25 करोड़ लोग हैं जो इस तबके से आते हैं। आप ये 2 लाख नौकरियां दे के 20-25 करोड़ लोगों तक कब तक पहुंचोगे? 100 साल भी पूरे नहीं पड़ेंगे। तो ये केवल रिजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन रिजर्वेशन से काम नहीं चलेगा। तो हमारा ये कहना है, एक ही चीज़ है जो एक जनरेशन के अंदर सबको ठीक कर सकती है, वो है शिक्षा।
आज दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, मेरा अपना ये मानना है कि अगर एक परिवार में किसी को रिजर्वेशन मिल जाए और बेनिफिट मिल जाए तो फिर रिजर्वेशन के बेनिफिट्स दूसरे परिवारों को मिलने चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा ये रिजर्वेशन का जो है ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तीसरी चीज, मैं उत्तर प्रदेश, बिहार, इसके कई गांवों में गया था। कई लोगों को ये लगता है कि अब छुआछूत खत्म हो गए। छुआछूत अभी भी उतनी ही है जो हम कहानियों में पढ़ा करते। शहरों में हमें कम नजर आती है, शहरों में भी बहुत है। वहां पे टोले हैं गांव में, गांव के बाहर टोले हैं, ये पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग वहां पे रहते हैं। आज भी कुएं से उनको पानी नहीं निकालने दिया जाता। आज भी अगर परछाई पड़ जाए तो लोग उनको उसको अपशकुन मानते हैं। उस टोले में रहने वाले आदमी को, उसको तो ये पता ही नहीं है रिजर्वेशन किस चिड़िया का नाम है। उस तक रिजर्वेशन कब पहुंचेगा पता ही नहीं। उसको फायदा कैसे हो सकता है? अगर उसके गांव के स्कूल के अंदर शिक्षा अच्छी हो जाए। अगर हम देश में सारे सरकारी स्कूलों में शिक्षा अच्छी कर दें, एक जनरेशन के अंदर वो डेवलपमेंट जो है उसके घर में भी पहुंच जाएगा, और उसके बच्चे अगर ठीक से पढ़ लिख गए। तो शिक्षा एक ऐसी चीज है जो सबको समान स्तर पे एक जनरेशन के अंदर लाके खड़ा कर सकती है। रिजर्वेशन के साथ साथ मुझे लगता है हमें शिक्षा के ऊपर तुरंत एक क्रांति पूरे देश के अंदर लानी पड़ेगी। और अगर ये हो गया, मुझे पूरा यकीन है एक जनरेशन के बाद यही लोग खड़े होकर कहेंगे अब हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए, हम आपके बच्चों के साथ खड़े होकर कंपटीशन करना चाहते हैं। लोग तो तैयार हैं, वो स्कूल की बुरी हालत होती, सरकार ने कर रखी है। अब दिल्ली सरकार के मंत्रियों के खुद के प्राइवेट स्कूल चलते हैं, तो वो सरकारी स्कूल क्यों चलाएंगे, ठीक करेंगे? वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस फ्रॉम करुणा नंदी, अ लॉयर। यस प्लीज, कुड यू गेट द माइक टू हर प्लीज? अरविंद जी, कहावत उभर रही है हमारे देश में कि आम आदमी एक औरत है। तो ये आप धरने पे गए थे जब नेहा यादव का बलात्कार हुआ था, आप पुलिस रिफॉर्म के इशू पे धरने पे गए थे। अगर आप सत्ता में आया, प्रधानमंत्री बने, तो फिर आप इस मुद्दे पर क्या करेंगे स्पेसिफिकली? आप इंडिया, आप एक मुद्दा मतलब विमेन सेफ्टी, विमेन सेफ्टी पे हम इसे विमेन्स फ्रीडम कहते हैं। आपको एक अभी पर्चा दिया गया, ये है महिला आजादी घोषणा पत्र और द इंडिया विमेन्स फ्रीडम मैनिफेस्टो। डू यू कमिट टू द 6 प्रायोरिटी पॉइंट्स देयर? आई फुली कमिट टू दैट। पर मेरा एक सुझाव है, ये बहुत अच्छा लिखा आपने, अगर आप ये 6 के 6 पॉइंट्स अगर यहाँ बोल दें तो अभी सारे टीवी पे और इंटरनेट पे चल रहा है, वो लोग भी समझ जाएंगे कि मुद्दे क्या है। These are beautiful points. We commit to all these 6 points. That's wonderful. आप बोल ले तो बेटर रहेगा। It's educate for equality. We will implement comprehensive, well-funded, long-term public education programs. Arvind ji, because we'll हाँ, टाइटल से समझ नहीं आ रहा। Educate for equality, कि हम लोग महिलाओं को बराबरी देने के लिए जितना भी पैसा खर्च करना पड़ेगा सरकार की तरफ से, जितने भी रिसोर्सेज, वो हम कमिट करते हैं कि वो लगाएंगे। इज दैट राइट? जी, वी कमिट टू दैट। मेक लॉज काउंट। वी विल वर्क टू एंश्योर ईच गवर्नमेंट एजेंसी प्रोड्यूसेस, कि हर सरकारी एजेंसी कानूनों के अंदर महिलाओं के साथ जो वायलेंस होती है, जिस भी कानून की वजह से, उसको ठीक करेंगे। इज दैट राइट? ये सिर्फ वायलेंस के ऊपर नहीं है, वायलेंस और इक्वालिटी और फ्लरिशिंग दोनों के, तीनों के ऊपर है। मतलब प्रॉपर्टी राइट्स भी अगर आप देखें तो हर मिनिस्ट्री, अगर आप अगर सत्ते में आए या कोalition गवर्नमेंट में आए, तो अगर हर मिनिस्ट्री ब्रेक डाउन कर पाए क्या क्या स्टेप्स चाहिए टू मेक द लॉज अ रियलिटी। Yeah, it says we will support the lots of other amendment. questions also, so I'm sorry to interrupt. Okay. All right. We commit to all these 6 points. Sujata Mardhok from Nirmal Mazdoor Panchayat Sangam. अरविंद जी, आप कहते हैं आप आम आदमी के साथ हैं, तो हमारा सवाल ये है कि आप ऑर्डिनरी वर्कर के लिए, मजदूर के लिए क्या कर रहे हैं? आपकी पार्टी की क्या पॉलिसी है मजदूर के लिए? क्योंकि अभी हमें लगता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ठेका मजदूरी है। ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर सब जगह है। इट इज इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, इट्स इन द एंटायर प्राइवेट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, और इसके खिलाफ आप बताइए कि आप क्या करेंगे, या क्या आप समझते हैं कि ये सही है? मैं आपसे सहमत हूं। इनफैक्ट जब हमने दिल्ली के चुनाव लड़े थे, अपने घोषणा पत्र में इसको एक मेजर पॉइंट हम लोगों ने लिखा था। आज 2 तरह की समस्याएं, एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर की और एक रेगुलर लेबर की, दोनों की समस्याएं हैं। आज नॉर्मल बेनिफिट्स अवॉइड करने के लिए और कानून को अवॉइड करने के लिए प्राइवेट सेक्टर में भी और सरकारी सेक्टर में भी रेगुलर एम्प्लॉयमेंट लगभग बंद कर दी गई है।
मैं एक दिन एनडीएमसी, बिकॉज एज चीफ मिनिस्टर आई वाज द चेयरपर्सन ऑफ एनडीएमसी ऑल्सो, एनडीएमसी के सारे अधिकारियों की एक दिन मीटिंग ले रहा था। आई वाज सरप्राइज्ड, एनडीएमसी के एक डिपार्टमेंट में, पूरा का पूरा डिपार्टमेंट में, वहां के डायरेक्टर बोलते हैं आई एम द ओनली परमानेंट एम्प्लॉय, रेस्ट ऑल आर ऑन कॉन्ट्रैक्ट। आई वाज रियली शॉक्ड। मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर, फलाना डायरेक्टर, नीचे तक सारे कॉन्ट्रैक्ट पे थे। तो इसका मतलब ये एक साजिश है कि जो आपको बेनिफिट्स देने हैं कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे। अब क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको कह देते हैं तुम हमें 2000 लेबर सप्लाई कर देना। कॉन्ट्रैक्टर उस लेबर के नाम के 20,000 रुपए लेता है और उसके हाथ में 15,000, 5,000 रुपए रखता है, 7,000 रुपए रखता है और 20,000 पे साइन कराता है। उनको पीएफ नहीं देता है, उनको मेडिकल बेनिफिट्स नहीं देता है, उनको ईएसआई का बेनिफिट्स नहीं देता है, उनको 365 दिन काम कराया जाता है, उनको छुट्टी नहीं दी जाती है। सो इट्स अ कंप्लीट एक्सप्लॉयटेशन। वी आर कंप्लीटली अगेंस्ट इट। और कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1971 जो है उसके अंदर स्पेसिफिकली लिखा है कि जो परमानेंट नेचर का जॉब है, जिसकी 365 दिन जरूरत है, उस पर आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं रख सकते। इट्स अ वायलेशन ऑफ द लॉ, इट्स अ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड आई ऑल्सो फील कि ये इंसानियत के खिलाफ है। हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर के बिल्कुल खिलाफ हैं। लेकिन जस्ट वन सेकेंड, जैसे ये बिल्डिंग बननी है, ये बिल्डिंग अब 6 महीने में बन जाएगी, उसके बाद खत्म हो जाएगी। यहां पे हमें कॉन्ट्रैक्ट लेबर रखनी पड़ेगी जो परमानेंट नेचर के जॉब नहीं है। वहां पे हम लोगों को जो लेबर लॉज हैं, मिनिमम वेज एक्ट है, उसको एनफोर्स करवाना पड़ेगा। सो आई फुली एग्री विद यू। हाँ जी Arvind, when you were chief minister, the DTC contract labor sat in dharna, and when you met them, you said, "This is not the way." Didn't you feel a sense of irony then? नो आई डोंट। Why? When you sat in dharna, it's okay. When they sat in dharna, it's not the way. उनसे बात कर रहा था मैं, वो ये कह रहे थे, मैं आपको बता दूं मुद्दा क्या था। दिल्ली सरकार के हर डिपार्टमेंट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट लेबर है और हर एक की कंडीशन अलग अलग थी। जैसे मैंने रियलाइज किया, डीटीसी में ड्राइवर्स अगर उस पे हैं, कंडक्टर्स हैं, तो देयर कंडीशंस वर डिफरेंट। मेडिकल स्टाफ की अलग थी, नर्सेज की अलग थी, डॉक्टर्स की अलग थी, एजुकेशन में अलग थी। सो वी सेट अप अ कमिटी। चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हमने कमिटी बनाई कि इनको रेगुलराइज करने के लिए क्या प्रोसीजर्स हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है जो कहता है कि आपको प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे। सो आई आस्क्ड द चीफ सेक्रेटरी टू सेट अप द प्रोसीजर्स ताकि इनको रेगुलराइज किया जा सके। सो दे नीडेड 1 month's टाइम टू स्टडी ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट एंड टू पुट डाउन द प्रोसीजर्स ऑन पेपर। वो कह रहे थे अभी 24 घंटे में हमको रेगुलराइज करो। 24 घंटे में नहीं हो सकते। मैंने कहा मैं ऑर्डर पास कर देता हूं। पर आपने भी ये कहा था जब वो पुलिस रिफॉर्म्स आप मांग रहे थे, पुलिस शुड कम अंडर यू एज चीफ मिनिस्टर। यू ऑल्सो वांटेड इट राइट अवे। यू वांटेड द जन लोकपाल टेबल राइट अवे। यू वांटेड एवरीथिंग ऑल्सो राइट अवे। व्हाई शुड दे बी पेशेंट एंड व्हेन यू वांट? हाँ, मैं अभी बताता हूँ आपको। तो आपने 3 क्वेश्चन पूछा, मेरे को 3 का जवाब देने देना। पहला क्वेश्चन तो ये कि वो ये कह रहे थे कि 24 घंटे में हमारा करो। मैंने उनको कहा 24 घंटे में ये नहीं हो सकता। अगर आप कहते हो, कल मैं जाऊंगा दफ्तर में, ऑर्डर पास कर दूंगा और आपको ऑर्डर दे दूंगा। देखना अगले दिन ये बीजेपी वाले सुप्रीम कोर्ट में जाके इस ऑर्डर को रद्द करवा के ले आएंगे। इट इज नॉट इन योर बेनिफिट बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर क्लियरली सेज कि भैया आपको प्रोसीजर कुछ फॉलो करने पड़ेंगे, प्रोसीजर बनाने पड़ेंगे। सो प्लीज अलाउ मी टाइम। दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग। जब मैं धरने पे बैठा था, धरने पे मैं ये कहने के लिए नहीं बैठा था कि अभी 24 घंटे में दिल्ली पुलिस आप हमें दो। मैं किस लिए धरने पे बैठा था? एक डैनिश वुमन का गैंग रेप हुआ था। मैं जिस दिन मैंने टेक ओवर किया था, द फर्स्ट डे आई मेट द पुलिस कमिश्नर, आई समन द पुलिस कमिश्नर एंड आई टोल्ड हिम कि देखो, महिलाओं की सुरक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर दिल्ली में कोई रेप होता है, रेप 2 तरह के होते हैं, वन इज इंसेस्ट एंड द अदर इज इफ सम अनसोशल एलिमेंट, कोई गलत आदमी गलत काम कर देता है। मैंने कहा अगर कोई बाहर वाला आदमी करता है, 90% केसेस में पुलिस वालों को पता होता है कि हमारे एरिया में जो क्राइम हुआ वो किसने किया है। पुलिस की कल्यूजन के बिना क्राइम, 90% से ज्यादा क्राइम पुलिस की कल्यूजन के बिना नहीं होते। मैंने कहा अब अगर कोई इस तरह का रेप होगा, सम हेड हैज टू रोल। किसी को तो सस्पेंड करना पड़ेगा, किसी की जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते नो वन वाज रिस्पॉन्सिबल, फिर पुलिस काम क्यों करेगी? भाई एक मिनट, जस्ट asked to be suspended were just the one ones second, just one second, let related me to the just Nigerian women, not the Danish मैं आ रहा women. हूं, लेट मी जस्ट कंप्लीट। 3 डिमांड्स थी, मैं आप तीनों पे आ जाता हूं। तो मैंने ये कहा था कि भाई आपका एसएचओ क्या कर रहा था? अगर किसी दिन किसी महिला का रेप होता है, आपका एसएचओ क्या कर रहा था? आपका बीट कांस्टेबल क्या कर रहा था? किसी की तो जिम्मेदारी तय करोगे। मैंने कहा अब ये उन्होंने कहा नहीं जी, जिम्मेदारी तय नहीं हो सकती। धीरे धीरे मैंने रियलाइज किया जिम्मेदारी तय क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि हर पुलिस थाने से पैसा जाता है, हर पुलिस थाने से हफ्ता जाता है। अब वो एसएचओ कहेगा जी या तो जिम्मेदारी ले लो या पैसा ले लो, दोनों एक साथ तो नहीं ली जा सकती।
तो मैं 3 मुद्दों के ऊपर बैठा था उस दिन। पहला ये दानिश वुमन का गैंगरेप था, मैंने कहा इस एरिया के एसएचओ को सस्पेंड करो। एक महिला को उसके सास ससुर ने जिंदा जला दिया था। एसएचओ के साथ सारी रात वहां पे जनता मौजूद थी, हमारी मंत्री राखी बिरला रात को वहां मौजूद थी, और उसके लिए वो सब लोग अंदर थे। एसएचओ को कह रहे थे अंदर सब बैठे हैं जिन्होंने जलाया उनको गिरफ्तार करो। एसएचओ कहता मैं नहीं करता, और तुम्हारे में हिम्मत है तो मेरी ट्रांसफर करा के दिखा दो। ऑडेसिटी ऑफ द एसएचओ, जो मंत्री को, सोशल वेलफेयर मिनिस्टर को मुंह पे अगर ये कह दे कि तुम्हारी हिम्मत है तो करके दिखा दो, कहां लॉ एंड ऑर्डर बचा है। और तीसरा वो था जो मालवीय नगर में केस हुआ था, वेयर ड्रग रैकेट एंड सेक्स रैकेट। सो इन तीनों के लिए मैं बैठा था। मेरी डिमांड लॉन्ग टर्म ये थी कि लॉन्ग टर्म में आप दिल्ली पुलिस को हमारे कंट्रोल में करो, सरकार के कंट्रोल में। जस्ट वन सेकंड। और शॉर्ट टर्म डिमांड ये थी, तुरंत ये डिमांड थी कि इन तीनों एरिया के पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड किया जाए, सो दैट द मैसेज गोज टू द पुलिस कि अब ये नहीं चलेगा, अब ये बंद होएगा, अब तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी। But it seems that your dharnas seem to be an end in themselves, rather than dharnas are usually you sit in Anshan for raising the awareness on a particular issue. Then the next strategy is to achieve a doable goal. However, with you, it seems to just end with the Anshan, with the dharna. The same thing happened. It became a goal in itself. You didn't get what you want. The police did not come under the chief minister. You didn't achieve it. Police suspended 2 officers. वो छुट्टी चले गए। छुट्टी चले गए। They went on a. So you didn't get anything actually. चलो, I didn't get anything. I lost. There's a question from the audience. Manju from a self-help group. जी। नमस्ते सर। निर्भया फंड का इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है अभी? निर्भया फंड तो सेंटर ने, निर्भया फंड सेंटर ने बनाया। हाँ। हमारी तो सरकार के नीचे अगर आपकी सरकार आएगी तो आप क्या उस पे कदम उठाएंगे? देखो, फंड से ज्यादा मुझे लगता है कि कुछ चीजों की जरूरत है विमेन सेफ्टी के लिए। फर्स्टली, एज अ पॉलिटिकल क्लास देयर हैज टू बी अ सिंसियरिटी टुवर्ड्स विमेन सेफ्टी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार के अंदर एक वो जरूरी है। उसके लिए मेरा अपना ये मानना है कि कई सारे स्टेप्स लेने की जरूरत है। एक स्टेप ये लेने की जरूरत है, देयर हैज टू बी सर्टेनिटी एंड स्विफ्टनेस ऑफ पनिशमेंट, कि अगर कोई गलत काम करेगा उसको तुरंत सजा मिलेगी और सर्टेनली सजा मिलेगी। आप ये कर दीजिए, देखिए कई सारे जो मजनू घूमते हैं ये ठीक हो जाएंगे। दूसरा मतलब, अब मैं आपको एक छोटा सा फिगर देता हूं कि पिछले 1 साल में दिल्ली के अंदर 1630 रेप हुए। 1630। आपने तो एक के बारे में सुना, निर्भया के बारे में। उस निर्भया में तो सारा मीडिया पहुंच गया था, एक फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बन गया। उस फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 8 महीने में सजा सुना दी। बाकी 1629 केसेस का क्या हुआ? वो तो यूं ही घूम रहे हैं। 20-20 साल लगेंगे उनको। तो इन बलात्कारियों को पता है कि कुछ भी कर लो, इस देश में कुछ नहीं होता। मेरा ये कहना है, हम इस दिशा में, मैं जब बना था, मैं चीफ जस्टिस से भी मिला, जो दिल्ली के चीफ जस्टिस है। मैंने कहा सर 100 नई अदालतें शुरू कर देते हैं, और इन अदालतों में जितने पेंडिंग केसेस है रेप के दिल्ली के अंदर, सबसे पहले ये सारे रेप के केसेस इनको दे देते हैं, और इन रेप के केसेस में ट्रायल को 3 से 4 महीने के अंदर पूरा करके इन सबको जेल भेजो। देखो अपने आप ये ठीक नहीं हो जाए तो कानून के अंदर सर्टेनिटी एंड स्विफ्टनेस ऑफ पनिशमेंट जो है वो बहुत जरूरी है। और बहुत सारी चीजें करने की जरूरत है। एक समाज का थोड़ा सा एटीट्यूड भी बदलना पड़ेगा, जिस तरह से आज समाज का एटीट्यूड हो गया। दूसरा, आज अगर कुछ भी हो जो बहुत गलत चीज है, बाकी सारे बैठ के तमाशा देखते हैं। वो एक तमाशा देखने वालों में एक ये डर भी है कि अगर मैं आगे बढ़ा, जैसे निर्भया के केस में वो लड़की बताते हैं 20 मिनट या 30 मिनट तक सड़क के ऊपर पड़ी रही, और ऑटो वहां से गुजरते रहे, ट्रैफिक वहां से गुजरता रहा, उसको पड़े हुए देखते रहे लोग, और उसको पुलिस वैन भी पास है, उससे पास पुलिस वैन भी किसी ने उसको नहीं छुआ, किसी ने उसको, सबको ये डर लगता है मैं कहीं फंस ना जाऊं। ये एटीट्यूड भी हमें खत्म करना पड़ेगा। अगर कोई मदद करने के लिए सामने आता है तो द लॉ शुड एक्चुअली सपोर्ट हिम रादर देन हाउंड दैट पर्टिकुलर विटनेस और दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो बहुत सारे स्टेप्स लेने की जरूरत है। मैंने आपकी रिसर्च जब मैं कर रही थी, मैंने देखा कि इन 49 days the amount of work you got done in bureaucracy, shifting people, in regulations, in electricity, in power, it's mind-boggling how you did it in 49 days. ये कहते हैं गवर्नेंस नहीं आती हमको। No, you should say कि गवर्नेंस आती है। I mean, you swiftly went fat.
And I was wondering, why did you then resign? You created a situation to find a reason to resign. You knew the Jan Lokpal Bill. You should have. Why didn't you stick to it and make Delhi the showpiece and an example for good governance and change? बिना लोकपाल बिल के पॉसिबल नहीं था. हम ये एक नहीं मैं ऐसी मानती. नहीं मैं बताता अगर हूं. आप 49 डेज में इतना कुछ कर सकते. सर अभी आगे बढ़ रहे थे ना स्टेप बाय स्टेप. अब आपको ऐसी सिचुएशन थी कि आपको इन भ्रष्टाचारियों को जेल भेजना था. विदाउट दैट, जैसा मैंने कहा, देयर हैज टू बी सर्टेनिटी एंड स्विफ्टनेस ऑफ पनिशमेंट. दैट हैज टू अप्लाई टू द करप्शन केसेस ऑल्सो. भ्रष्टाचार के अंदर जो भी केसेस हैं उनको सजा मिलनी चाहिए और स्विफ्ट सजा. मैं ये नहीं चाहता लोग जेल जाएं, लेकिन उनके मन में डर पैदा हो. अगर ये जो आपने आइडिया दिया था पूरी के स्टिंग ऑपरेशन, पूरी दिल्ली हुआ था. पूरी दिल्ली छोटे छोटे कैमरा लेके घूमे के आपस में, मतलब a teenager could be shooting his teacher, or a teacher, it opened up a sort of a feeling of the old Soviet Union. नहीं, सोवियत यूनियन में स्टेट करता था. यहाँ से आपस में चुगली करते थे. neighbors used to tattle on neighbors. Yeah. Children used to tattle on their parents because they got benefits from the state if they did that. दोनों में फर्क है, सोवियत यूनियन में और इसमें फर्क है. होना तो चाहिए. हाँ. अब मैं बोलता हूँ, मेरा इंटरव्यू है. क्यों? मुझे भी बोलने दीजिए. हाँ भी बोलिए. अच्छा बोलिए. देखिए, दो चीजें हैं. एक है एक्सटॉर्शनिस्ट करप्शन एट कटिंग एज लेवल, नीचे के लेवल पे. मैं अपना पासपोर्ट बनवाने गया, मैं अपना कुछ भी करने के लिए. एक है हाई लेवल करप्शन. दोनों की डायनेमिक्स अलग है, दोनों को टैकल करने का तरीका अलग होगा. कटिंग एज लेवल पे जो पैसे दे रहा है वो बहुत विक्टिमाइज्ड फील करता है. वो कहता है मैंने सारे कागज दे दिए, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए, फिर मेरे से पैसे क्यों मांग रहे हैं? इसीलिए तो आपको इतनी सपोर्ट मिली. हाँ, मैं पूरा कर लूं थोड़ा. प्लीज, सॉरी, आई टेक इट बैक. तो हम लोगों ने ये कहा कि अब अगर आपसे कोई पैसे मांगे तो वो जो आदमी बाहर आता है विक्टिम, वो 100 लोगों को बोलता है मेरे से पैसे मांगे, आई एम विक्टिमाइज्ड. ही इज योर बेस्ट पर्सन टू टैकल करप्शन. तो हमने उसको कहा कि अब अगर तुमसे कोई पैसे मांगे तुम मना मत करना. जैसे कोई पैसे मांगे अपने हाथ जेब में हाथ डालना, मोबाइल में ऑडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर देना, और जब वो पैसे मांग रहा है उसको रिकॉर्ड कर लेना एंड ब्रिंग इट टू मी. हम उसको रेड हैंडेड पकड़ के उसको जेल भिजवाएंगे. 5 लोगों को केवल हमने जेल भेजा, द फर्स्ट 5 पीपल. उसके बाद एक दहशत फैल गई, जो मेरी इन्फॉर्मेशन थी, दहशत फैल गई कि अगर अब सब लोग ये डरते थे मैंने इससे मांग लिया, पता नहीं ये रिकॉर्डिंग ना कर ले, सही है ना. और दिल्ली के अंदर जो मेरी इन्फॉर्मेशन थी, पुलिस वालों में करप्शन कम हो गई, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में करप्शन कम हो गई, फूड डिपार्टमेंट में करप्शन सब्सटैंशियली कम हो गई. लोग फोन कॉल भी नहीं लेते थे. हाँ, तो कटिंग एज लेवल पे तो ये कम हो गया. हायर लेवल पे इट इज अ म्यूचुअल करप्शन. बोथ गिवर एंड टेकर, बोथ ऑफ देम आर हैप्पी. नो वन कम्स आउट एंड सेज कि कुछ गड़बड़ हो गई है. ठेका लेना है जिसको, वो भी खुश है, ठेका देने वाला भी. ये वाला जन लोकपाल बिल जरूरी था जो हाई लेवल करप्शन है. तो जन लोकपाल बिल हम एग्जिस्टेंस में क्यों आए? 3 साल पहले हम लोगों ने पूरा आंदोलन लोकपाल बिल के ऊपर किया था. लोकपाल बिल जब सरकारों ने, बीजेपी कांग्रेस वालों ने नहीं बनाया, 3 बार अन्ना जी ने अनशन किया, 2 बार मैंने अनशन किया, तो हम लोगों ने ये पार्टी बनाई. अब अगर ये बीजेपी और कांग्रेस वाले लोकपाल बिल पास नहीं करने देंगे तो फिर मैं कुर्सी पे चिपकने के लिए थोड़ी गया था. फिर हमने, अब जनता को हम ये कह रहे हैं, भाई 28 सीट दी थी तुमने, 28 में जितना काम कर सकते थे कर दिया, अब 40 सीट दो, 40 सीट दो तो और काम करके दिखाएंगे. हम भाग नहीं रहे हैं, हम ये कह रहे हैं 28 सीट से इतना ही काम हो सकता था, अब 40 सीट चाहिए तो और काम करके दिखाएंगे. फेसबुक क्वेश्चन, संकल्प बहराली, व्हाट आर योर व्यूज ऑन अरुणाचल प्रदेश over China's claim and on the Kashmir issue, especially on the Siachen issue? देखिए, पहली चीज तो मोटे मोटे तौर पे लेट मी जस्ट एक्सप्लेन. अरुणाचल भी इस देश का हिस्सा है और कश्मीर भी इस देश का हिस्सा है. हम लोग जब कहते हैं कि कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, अरुणाचल प्रदेश इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, then obviously the Kashmiris and the people living in Arunachal Pradesh are also an integral part of India. It is not the land mass. हमें लोगों का दिल जीतना पड़ेगा. Can I supplement that with what will you do with Article 370 and the Uniform Civil Code? Can you tie that up in this answer? So there are 3 questions. Yes. So first is, मेरा अपना ये मानना है कि डंडे और बंदूक के बल पे दिल नहीं जीते जाते, हमें दिल जीतने पड़ेंगे. और जिस दिन हमने कश्मीरी भी अपने भाई बहन हैं, हमारे ही देश के लोग हैं, हमारे ही साथ के लोग हैं, जिस दिन हमने इन लोगों के दिल जीत लिए, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये लोग बाकी काम कर देंगे. तो दिल जीतने के लिए आप आर्मी वापस बुला लेंगे? मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आर्मी को ज्यादा दिन नहीं रखना चाहिए.
जितने दिन की ज़रूरत है उतने दिन रखना चाहिए। कंटिन्यूअस किसी भी एरिया में अगर आर्मी रहती है तो उसके बहुत सारे और नफ़े नुकसान होते हैं, बट निटिग्रिटीज में नहीं जाने चाहिए, 10 दिन रहनी चाहिए, दैट इज समथिंग दैट। और आर्टिकल 370? आर्टिकल 370 में मेरा ये मानना है कि ये देश जो है, दो तरह के फेडरलिज्म होते हैं, वन इज सिमेट्रिकल फेडरलिज्म एंड वन इज एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म। सिमेट्रिकल फेडरलिज्म इज यूएसए, जैसे जितने स्टेट्स हैं सबको सेम टाइप के अधिकार हैं, सेम टाइप के ये हैं, सेम टाइप के। भारत का जो एग्जिस्टेंस हुआ ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस था। एक स्टेट सिक्किम बाद में आया और एक स्टेट इस टाइम आया, और अलग अलग स्टेट्स के साथ अपने अलग अलग एक्सेशन के एग्रीमेंट्स हुए। यूएसए में भी ऐसे अलग अलग उनके स्टेट लॉज होते हैं, तो ठीक है। नाउ आर्टिकल 370 है जैसे, वैसे ही आर्टिकल 371 है, 371A है, 371B है, 371C है। देयर आर 13 मोर स्टेट्स जिनके साथ हमारे अलग अलग किस्म के संविधान के अंदर हुए हैं, प्रोविजंस है। ट्राइबल एरियाज के लिए अलग है, हिली एरियाज के लिए अलग है। ये देश बड़ा डाइवर्स है, ये देश बड़ा अलग अलग है कल्चरली। मुझे लगता है कि जो है वो ठीक है, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। नंबर 1, आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही। मेरा ये मानना है कि जो सिविल कोड है, अगर उस सिविल कोड में ऐसे कुछ भी प्रावधान हैं, किसी भी धर्म का सिविल कोड है, किसी भी वो अलग अलग कस्टमरी प्रैक्टिसेस हैं, अगर ऐसी कोई प्रैक्टिस है विच इज अ वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, जैसे कुछ हैं जिसमें कह सकते हैं विमेन्स राइट्स का वायलेशन होता है, XYZ, तो हम इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते हिंदू कोड शुड बी मेड द यूनिफॉर्म सिविल कोड, दैट इज नॉट अ जस्टिफिएबल थिंग। हम एक मिनिमम कुछ चीजें रख सकते हैं विच कैन बी ट्रीटेड एज अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, जस्ट बेयर मिनिमम थिंग्स, एंड लेट एवरी रिलीजन एंड एवरी ट्राइब। आज ट्राइबल हिंदुओं के अंदर ही इतने किस्म के कस्टमरी प्रैक्टिसेस हैं, इतने किस्म के कस्टमरी प्रैक्टिसेस हैं, आप सबके ऊपर फोर्स कैसे कर सकते हो? ये देश एकदम से उफान आ जाएगा देश के अंदर। सो अलग अलग कस्टमरी प्रैक्टिसेस सबको अपने वो करने के अधिकार होने चाहिए। अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना भी चाहते हो तो दैट शुड बी ओनली लिमिटेड टू इंश्योरिंग कि सब लोगों के फंडामेंटल राइट्स इंटैक्ट रहें। एंड व्हाट्स रॉन्ग विद प्रशांत भूषण's solution for a referendum in Kashmir? No, that's not right. That is his personal view, and he doesn't subscribe to that view anymore. Okay. Oh, you convinced him. डंडा लेके, no, won his heart. प्यार से उनका दिल जीत के। वो बहुत मुश्किल है प्रशांत भूषण की, आपने पता नहीं कैसे किया। We have to go into a break. What does Arvind think of Anna's affection and support for Mamata Banerjee? Now you've got a warning of the question coming up. Don't just flip to another channel. Sit and watch this, absorb, think, and be back on Candidates 2014 on Facebook Talks Live, right here on NDTV. Welcome back. We're speaking with Arvind Kejriwal on Candidates 2014. Arvind, when you decided to join politics and you started the Aam Aadmi Party, at that time Anna Hazare disapproved of you joining politics and starting the party. He said he would never endorse a political party. Now he has endorsed Mamata Banerjee. What do you think she has that you don't? And don't you feel betrayed? ये तो अन्ना जी बताएंगे, मैं कैसे बताऊं? पर आप असेस कर सकते हो कि पॉलिटिक्स में he has chosen her. आप असेस तो कर सकते हैं. My bad luck. But don't you feel some betrayal? नहीं, not betrayal. मैं मतलब मेरी खराब किस्मत की अन्ना जी को हम नहीं पसंद आए। आप तो हिंदी मूवी बॉलीवुड में चले गए कि खराब किस्मत कैसे? तो अन्ना जी को हम पसंद नहीं आए, वो पसंद आई, ममता बनर्जी की राजनीति पसंद आई, मैं क्या बता सकता हूँ।
वही बताएंगे, वो इसका जवाब दे सकते So will you back Mamata Banerjee now? हैं। नो, आई डोंट थिंक सो। तो आप इसमें नहीं फॉलो कर रहे, नहीं तो बाकी में आप फॉलो करते हैं? नहीं, अन्ना जी हमारे बिल्कुल, ही इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेड पर्सन फॉर अस, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो हो ही सकता है। You were the architect of the Jan Lokpal movement. You made Anna Hazare the star. नो नो नो, Yes, you did. अन्ना Let's not इज argue द about that. स्टार। मैं कोई बनाता नहीं है जी इसमें। ठीक है. You made Anna the star. We can judge also. We're journalists. Now he says Arvind Kejriwal is hungry for power. That must hurt. हाँ, हर्ट तो होता है। Don't laugh. It's really No, a it's terrible thing. actually, it's serious. Yeah. It's a serious thing that you अगर have given a अन्ना lot. जी कभी भी कुछ कहते हैं, वो हमारे लिए तो बहुत सीरियस है। वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी मर्जी है, पर अगर वो कहते हैं कि हम सत्ता के लिए कर रहे हैं, ये तो गलत है। हम सत्ता के लिए Don't नहीं you कर feel then that your respect is misplaced? A रहे। man No, my who's- respect will be there. No, My but then respect you're will be there. This is blind faith or a shrewd Arvind? No, no, I don't think so. It's neither blind faith, because I really respect him for many things. I may have difference of opinion with him, but that will not minimize my respect for him. But this is, you एक know, माँ जब बच्चे को प्यार करती है तो बच्चा बहुत सारी बदमाशियां करता है, लेकिन इसकी वजह से उस माँ का प्यार कम नहीं होता। So, तो मेरी you're जो the माँ इज्जत here है, or he is the माँ? न, बदमाशियां कौन कर रहा है, वो क्या आप? मेरी जो इज्जत है अन्ना जी के लिए वो कभी कम नहीं होगी। Sorry? मेरी इज्जत अन्ना जी के लिए कभी कम नहीं होगी। But you know, when that kind of hero worshipping is sowing the seeds of him becoming a dictator with complete blind faith, no matter what he says, you will take it. That is my personal relationship with him. But There is no this is question of unrequited dictatorship. love. I would advise, you know, a letter to Femina saying, No, I'll you know, take what your do I do advice. with unrequited love? I'll take your It's advice not working. seriously, but I have the freedom to reject your advice. I have equal amount of respect for you also, but we may have difference of opinion. Don't risk it. Never trust me. We have a question from the audience. Pam Kapoor. Yes. Good evening. Does our party have a formal think tank to formulate policy? कई सारे हैं। There are subjects and topics on which we had set up several think tanks. There were about 35 or 40 policy teams that had been set up, और योगेंद्र यादव उसको सबको कोऑर्डिनेट कर रहा था। उसके लिए भी है, और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बनाने के लिए भी हम लोगों की अलग से टीम है। And how do you select members for this? उसमें कोई डेमोक्रेसी तो नहीं है। She's applying, right? इट इज जस्ट आपस में डिस्कस करते हैं, तो जो भी देर आर लॉट ऑफ पीपल हु कम इन कॉन्टैक्ट विद अस, एंड देर आर अदर्स हुम वी नो, तो उसी से। Thank you. We have a Facebook question from Krishna Prasad. She's saying, Namaskar Arvind, sir, you are a former and crucial member of Team Anna, but he is supporting Mamata Banerjee in the upcoming Lok Sabha polls, saying that you didn't give a reply to his 17 points of good governance. Why didn't you give a reply, and why is he supporting TMC, not you? Well, this latter part you already answered, but why didn't you give him a reply? मैंने दिया था, वो अन्ना जी के से मैं मिलने के लिए गया था। अभी अन्ना जी जब आए थे, आफ्टर आई बिकेम द चीफ मिनिस्टर, ही केम टू दिल्ली वंस समटाइम इन फरवरी। तो उन्होंने ही नेवर रोट अ फॉर्मल लेटर टू अस। उन्होंने मेरे को एक पर्चा दिया जिस पे 17 पॉइंट्स लिखे हुए थे। सो उन्होंने कहा कि आपकी पार्टी को इस पे क्या कहना है। तो आई रेड इट इन फ्रंट ऑफ हिम एंड आई थॉट वो तो बहुत बेसिक चीज़ें थी, हम तो उसको सपोर्ट करते हैं, स्टैंड करते हैं। सो इमीडिएटली मैंने उनको कहा कि वी सपोर्ट दिस। तो उन्होंने कहा नहीं, आप अपनी कमिटी में पहले पूछ के आइए। सो नेक्स्ट डे वी हैड अ मीटिंग, पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटी, एंड हम सब लोगों ने उसको एंडोर्स किया। और अगले दिन फिर से हम अन्ना जी से मिलने गए। हम 4 लोग गए थे, मैं, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया एंड आशुतोष, और हम चारों ने जाके उनको कहा था कि हमें आपके 17 के 17 पॉइंट्स मंजूर हैं। You launched the Aam Aadmi Party in November 2012. You became Chief Minister in December 2013. In 49 days, you resigned. Your party has shown many incidents of dissent and fissures. Why didn't you take the time to consolidate your party and your position as a party rather than rush into these Lok Sabha elections? What's the rush?
The country is the rush. Country is not going anywhere. We are always on a brink. You could always take care of us. But first the party has to be solid. The party important नहीं है. बीजेपी के लिए पार्टी इंपॉर्टेंट होगी, कांग्रेस के लिए पार्टी. मेरे पास तो जितने लोग आते हैं मैं कहता हूँ पार्टी के लिए कभी काम मत करना, देश के लिए काम करना. पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, पार्टी को कंसोलिडेट करना इंपॉर्टेंट नहीं है. मेरे हिसाब से आज देश जिस दौर से गुजर रहा है, अगर ये इसी तरह से चलता रहा कुछ साल में ये देश नहीं बचने वाला, टूट जाएगा ये देश. इन्होंने बुरी तरह से लूट लिया, इन्होंने कोयला लूट लिया, इन्होंने 2G लूट लिया, इन्होंने पहाड़ लूट लिए, इन्होंने नदियां बेच दी, इन्होंने जंगल बेच दी, इन्होंने जमीन बेच दी, इन्होंने सब कुछ बेच दिया इस देश का. तो ये देश नहीं बचने वाला अगर हम लोगों ने सबने मिलकर तुरंत कुछ नहीं किया. तो सारे जने इकट्ठे हो जाओ, पार्टी की चिंता मत करो. आम आदमी पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है. सारे जनों को इकट्ठे होकर इस देश के आम आदमी को, आम औरत को इकट्ठा होकर हमें देश को बचाना पड़ेगा. On the other side of the break, we'll ask Arvind on his मैं हूँ true patriot भारत माता का पुत्र positioning. Do you know about this? Come back to Candidates 2014 on Facebook Talks Live on NDTV. Good to have you back. You choose your viewing well. This is Candidates 2014. Arvind, you asked the people of Delhi to break the law when you asked them to rejoin disconnected meters. It was, in your view, the just and the right thing to do. But you asked them to break the law. I'm going to read you a quote and I want you to tell me who you think said it. आप कहते हो कि मैं कानून के खिलाफ हूँ. 40 साल पहले एक आदमी कानून के खिलाफ था. आज हम उस आदमी को बापू कहते हैं. Who said that? Does anyone in the audience know? He's the father of the man you've been attacking all over Kanpur. The father of Mukesh Ambani. Dhirubhai Ambani said that. So one man's satyagraha is another man's crime. How do your followers know which laws to break and which to follow? देखिए, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. गांधी जी ने जब सत्याग्रह किया था तो उन्होंने सिखाया था कि सत्याग्रह क्या है, कैसे करना है, कब करना है. अगर सरकार कोई कानून बनाती है और वो कानून गलत है तो पहले आप कोशिश करते हैं सरकार को समझाने की, और जनता के बीच में उस समझाने के प्रोसेस में एक अवेयरनेस होती है, जनता उससे तैयार होती है. तो आप तरह तरह से चिट्ठी लिखते हैं, धरना करते हैं, तरह तरह से यू यूज ऑल मेथड्स टू कन्विंस द गवर्नमेंट. फिर जब सरकार नहीं मानती तो गांधी जी का कहना था ये हर नागरिक का कर्तव्य है, इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू ब्रेक दैट लॉ एंड इनवाइट पनिशमेंट. दैट इज सत्याग्रह. और इसके अंदर एक तरह से अपने ऊपर सैक्रिफाइस इन्वॉल्व है कि मैं कानून तोड़ूंगा और तोड़ने की वजह से जो भी पनिशमेंट होगी मैं उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं. तो दैट इज इट. अब इसमें एक दूसरा आता है कि मान लीजिए किसी आदमी ने मर्डर किया. अब अंबानी, धीरूभाई अंबानी की बात करिए. उन्हें कानून कह रहे थे कि एक बार दोबारा पढ़ दीजिए, मैंने उसको ठीक से सुना नहीं था. और इसमें किस कॉन्टेक्स्ट में बोला था उन्होंने मुझे वो भी नहीं पता. बट लेट मी जस्ट एक्सप्लेन रादर देन गोइंग ऑन एन इंडिविजुअल. वी ओनली हैव 4 minutes लेफ्ट. यू स्पीक, फॉरगेट अबाउट दिस. सो मेरा ये कहना है कि मान लीजिए कोई मर्डर कर देता है और आप कहते हो भाई वो कहता है कि मैंने कानून जो तोड़ा वो इसके लिए तोड़ा. द पीपल विल नॉट सपोर्ट हिम, ही विल बी अलोन. तो जो आपका मुद्दा है वो मुद्दा अगर जस्ट है, अगर वो न्याय संगत है तो सारा देश आपका साथ देगा, और अगर वो न्याय संगत नहीं है तो आप अकेले लड़ते रहो. अच्छा, वी हैव कर्नल वीरेंद्र कुमार शर्मा विद अ क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस. नमस्कार सर. We appreciate that you have created a space for a fight against corruption, but we are still not sure of your vision, your policies, structure of your team. Have you laid down a roadmap for yourself and for your party, sir? And my second question is, are you seeking a solution out of the chaos, or you have well laid out program in your mind, sir? सर, ना तो मेरे लिए अपने लिए मेरे पास कोई रोड मैप है और ना हमारी टीम के लिए रोड मैप है. देश के लिए रोड मैप है, और देश का सपना हमारा है भ्रष्टाचार मुक्त भारत. और मेरे 49 दिन का एक्सपीरियंस ये दिखाता है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बन सकता है.
अगर दिल्ली के अंदर हम लोग 49 दिन के अंदर एक लहर पैदा कर सकते हैं, पूरी ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक भ्रष्टाचार मुक्त उसका दिल्ली का एक वो वातावरण पैदा हो सकता है, तो देश भी भ्रष्टाचार मुक्त भारत बन सकता है। यही हमारा सपना है और सर यही हमारा रोड मैप है। We'll take a question from Ashim Chowdhury, journalist and writer. Are we here? We'll go to Facebook's question, Johnny Williams. Are you going to contest the Lok Sabha elections or not? I'm not sure. मेरा चुनाव लड़ना ना लड़ना important नहीं है। This is one thing I wanted to ask you. Okay, you have followed Gandhi ji in more ways than just the fasting. Gandhi ji used to change his mind all the time. You change your mind all the time. You say, I'm not going to be chief minister, you become chief minister. I'm not going to take support from a party, you take support from a party. You make fun of the Republic Day parade, ke ye VIP ka tamasha hai, and we see you sitting in the spectators. How can we trust you? You keep changing your mind. मैंने कई बार अपने निर्णय बदले हैं, लेकिन निर्णय क्यों बदले, किस लिए बदले, वो भी सबके सामने रखा है। So you're flexible. Let's call you flexible. Yeah. Thank you so much. Abhishek Saxena, the IIT student. Yes. Hi sir. Sarojini Naidu once said that it takes a lot of money to keep Mahatma in poverty. I think it seems the same case with you. Who's spending money? Sir, I have some data here. Oh God, yes. IIT student. Over 1700 policemen were deployed. Whether it could have been done with 100 policemen had the ceremony taken at LG's house. You wanted a special session of parliament at Ramlila Maidan, which would have costed around 50 lakhs extra to the exchequer. How do you explain this, sir? So this is not about keeping me in poverty. Let me clarify. 1700 पुलिसमैन कहाँ थे? धरने पे। हाँ, तो धरने पे तो हम जंतर मंतर पे जब अन्ना जी रामलीला मैदान में बैठे थे, तो 1700 नहीं, पता नहीं 17,000 की फोर्स थी. It was to keep the democracy of this country alive. It was to protect the democracy of this country. जनतंत्र खतरे में है, और अगर जनतंत्र को खतरे से बचाने के लिए हमें 17,000 पुलिस वाले लगाने पड़े तो बहुत छोटी सी बात है. नंबर 30 seconds left. नंबर 1. नंबर 2, अगर रामलीला मैदान में वो प्रोग्राम होता है तो ये जो माइक तोड़ते हैं ना, ये जो कागज फाड़ते हैं, इनकी सारी जनता के सामने हिम्मत नहीं होगी माइक तोड़ने की. डेमोक्रेसी बच जाएगी. 30 seconds left. Very quickly, we were looking through footage and we found so much of you, so many clips, many clips of you saying, मैं जान दे दूंगा, मैं कुर्बान हो जाऊंगा, बदन ताप देंगे. Why are you so eager to give up your life? We want you alive to take it. You become the Manoj Kumar of politics. हर बात में कुर्बान. That's not right. Live. Solve our problems. Why should I can't solve your problems? All that I'm saying is कि हम सारे लोगों को मिलके भारत को बचाना पड़ेगा, और समय ऐसा आ गया जब हम सब लोगों को मिलके अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहना. That was Arvind Kejriwal, who has dominated airwaves and television screens for the past year while attacking the media all along in the same breath. He talks to us, but he still attacks us. I hope you have a better view of us now. Arvind, we hope our viewers have a clearer picture of your politics and your party. And in this series, we'll continue to bring you people who could determine what the next government of India looks like. And we will be back tomorrow with another candidate on Candidates 2014 and Facebook Talks Live at 8 p.m. here on NDTV with me, Madhu Trehan from News Laundry. Be there, get involved, never do nothing.